अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी आपके साथ गिमी टीवी पे हूँ और आज फिर एक नई पर्सनालिटी, एक नई शख्सियत और एक आर्ट से रिलेटेड बहुत ही प्यारी, बहुत ही लायक और दुनिया के बहुत-बहुत मुल्क फिरकर आर्ट को अपने अंदर समो लेने वाली खातून हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, क्योंकि कहीं भी फन हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंसान को ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ बंदा जाता है, सीखता है, पढ़ता है, तो हमारे इस शो में हम इसी तरह की इल्मी, अदबी शख्सियात भी लेके आते हैं और उसके साथ-साथ जो क्रिएटिव लोग हैं और क्रिएटिविटी के जितने भी फ़ील्ड हैं उनमें से हम लोग लेके आते हैं। तो आज आपके साथ हम लेके आए हैं, बेसिकली वो रोम की परमानेंट रेज़िडेंट हैं और बहुत सारी जगहों पे घूमी हैं। इटली और रशिया से उन्होंने फाइन आर्ट्स में तालीम हासिल की है, मास्टर्स भी किया है, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम भी किया है और किसी टाइम पे कैसे वो मॉस्को चली गईं, कैसे वहाँ जाके उन्होंने स्पेशलाइजेशन की और पैटर्न मेकिंग में क्या-क्या काम किया, ये सारी बातें। और फिर वहाँ से वो इटली चली गईं, फिर अब क्या फ़र्क है इटालियन आर्ट में रशियन आर्ट का उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों है और ये क्या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। हमारे साथ हैं रुबीना गोगी। वेलकम टू द शो रुबीना, कैसी हैं आप? वेलकम जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी आज की दोस्त रुबीना गोगी। जी, जी। जी। और रुबीना और आपको जी, जी। आज आपको और हमने मैं बुलाया है गिम्मी टीवी पे और मैं जी आपका बड़ा खूबसूरत काम है। आपने ज्वेलरी भी डिज़ाइन की, आपने एग्ज़िबिशन्स भी करवाई। आपको इतना ज़्यादा काम है आपका कि बस बंदा देखता जाता है और अभी आप अपने स्टूडियो में बैठी हुई हैं और बैकग्राउंड में जो पेंटिंग्स जी लगी हुई हैं और जो आप लाइट एंड कलर्स पे काम करती हैं, लैंडस्केप पे काम करती हैं। तो कहाँ से हम शुरू करें? मेरा ख़्याल है कि आप मुझे रशिया से स्टार्ट करें। कैसे आपका जाना हो गया रशिया में पढ़ने के लिए? मैं जी एक्चुअली मेरे अपने प्लान में तो कभी नहीं था कि ये कभी ऐसी कोई चीज़ मुमकिन भी हो। तो पेंट करने का शौक तो मुझे बाद में हुआ। पहले मैं जब थर्ड क्लास में थी, यहाँ हुँ, लाहौर में एक स्कूल में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कूल था, स्पेशल बना हुआ था, लेबोरेटरी स्कूल। तो वो समझे कि फर्स्ट से लेके सिक्स क्लास तक एक स्कूल था। हमारी जी, क्लासेस अंदर ही होती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जहाँ पे समझे के मास्टर्स के बैचलर्स के लोग फिर रहे होते थे और पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रही होती थी, वहाँ हमारी क्लासेस भी हो रही होती थी। और हमें खुद भी नहीं समझ आ रही होती थी कि हम कौन सी दुनिया में हैं और ये क्या है। तो वहाँ मैं जब क्लास थर्ड में थी तो मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया आर्ट में मुझे फर्स्ट प्राइज देने के लिए। अच्छा। तो मैं बड़ी परेशान सी हुई क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भाई आर्ट भी कोई एज अ सब्जेक्ट कोई इम्पोर्टेंट चीज है। जी, और ये भी कि भाई या मैं कर रही हूँ या इसमें कोई मतलब प्राइज भी विन कर सकती हूँ, क्योंकि हुँ, शायद मैं उस टाइम में शौक से जो चीजें कर रही थी, वो जो स्कूल में म्यूजिक था और सिंगिंग थी और इस तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा जरा मेरे ख्याल में मैं ज्यादा शौक से गेम्स कर रही थी, ठीक। क्योंकि फिजिकली बड़ी एक्टिव थी। तो मैं तो अपने आप को उस तरह से शायद एक्सप्रेस कर रही थी। तो बस फिर उसके बाद ये चलता गया और अम, हमेशा स्कूल टाइम में भी, फिर मैंने स्कूल में भी बोर्ड्स और घर में भी, बस क्योंकि मेरे ख्याल में मैं अपनी फैमिली में मेरी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो चार मेरे कजिन्स थे और चार मेरे अपने भाई थे, तो एक मैं ही उनमें अकेली। ठीक। तो जैसे आप एक फैमिली में एक आउटसाइडर होते हैं
समझे कि मेरी वो जगह बन गई। और मेरे ख्याल में वहां कहीं मैंने इसमें बना लिया अपना कोई, कैसे होता ना जैसे कोई मेल के अंदर अपना एक कोना बना लिया, अपना एक प्राइवेट। तो वो फिर मैं उसमें पेंटिंग में चली गई। और फिर क्योंकि सिटी से बाहर रहते थे तो वो भी एक्सपोजर नहीं था, जैसे होता है आपको पता है गली मोहल्लों में आपकी दोस्तियां होती हैं, निकलना फिरना आना जाना, अब वो भी नहीं था। तो ऑफ कोर्स किसी चीज ने तो मुझे पकड़ना था। समझेंगे फिर मैं आर्ट को शायद जिन की तरह चिमट गई, या वो कोई जिन गर्मियों की किसी दोपहर में मुझे आके चिमटा होगा। तो फिर अच्छा। हम लोगों मैं उसको नहीं छोड़ा और उसने मुझे नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी आपकी इस बात तो से इस मेरे तरह जहन फिर में मैं आया कि डू यू थिंक कि आर्ट जो है इस मीडियम जो कि सप्रेशन के अगेंस्ट आपके अंदर जो चीज होती है, जैसे आपने बताया कि आप कहीं नहीं जाती थी तो आपने एक कोना बना लिया आर्ट का, पेंट करने का, तो क्या आप समझती हैं कि ये आपके अंदर की इंसान की या पेंटर या कोई भी आर्टिस्ट होता है उसके अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेशन ये एक मीडियम बन जाता है? हाँ नहीं, मुझे ऐसे भी लगता है कि क्योंकि बेसिकली मैं, क्योंकि गुजरात के पास एक गांव है छोटा सा बिल्कुल, हम्म, सम्मा उसका नाम है, वहां पैदा हुई थी। तो स्कूलिंग तो मैंने वहां स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन कुछ टाइम जो वहां पे रही। और बिल्कुल छोटा गांव है, हम्म, और उसमें जो आपको पता है ना, जो आपको एक फ्रीडम होती है रहने की, और दरख्तों की, नेचर की, परिंदों की, पानी की, क्योंकि वो दरिया चनाब के बिल्कुल ऊपर है। हम्म, तो वो शायद कहीं मेरे ख्याल में मेरे अंदर कहीं बसा हुआ था, और फिर पेंटिंग के थ्रू शायद मैं अपने आप को उससे रिलेट कर रही थी। कुछ मुझे लगता है कि ये कोई नेचर का कोई बड़ा कोई मुझे कुछ, क्या कहते हैं ना, उसकी खिंच जिस तरह होती है, तो वो कहीं शायद मेरे अंदर थी। तो वो मैंने फिर अपने साथ, जैसे कि उसको कहीं वो मुझसे ना छूट जाए या मैं उससे कहीं छूट रही हूँ, तो उसको शायद वो एक कनेक्शन मैंने इसके थ्रू बनाया। तो फिर और वैसे तो ये है कि मतलब हम लड़के भी घर में पेंट करते थे, और भी भाई भी बहनें भी, एक बहन भी करती थी मेरी। बस हम 7 बहन भाई थे, तो हम लोगों में मेरे ख्याल में मेरी बड़ी बहन के अलावा सबकी मैंने ड्राइंग्स, स्केच बुक्स वगैरह तो देखी हुई है, ठीक है। हम्म, लेकिन वो शायद अम, पता नहीं कैसे वो एज अ शायद सब्जेक्ट ही किया उन्होंने स्कूल्स में, या बहन ने कुछ देर कॉलेज में किया, तो वो सब उससे पता नहीं कैसे दूर निकल गए, और मैं कैसे इसके साथ ही रह गई। तो मैं जब छोटी थी तो किसी ने कहना कि ये बड़ी होके तो पेंटर बनेगी, तो मैं लड़ने लग जाती थी कि अच्छा। नहीं, मैं पेंटर नहीं बनूंगी, मैं बड़े होके पेंटर नहीं बनना चाहती। मैं तो, क्योंकि मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं तो मतलब घर से बाहर जाके कुछ अपना एक्सप्रेशन ढूंढूंगी। और ये सब मुझे ट्रैप कर रहे हैं कि मैं घर के अंदर बैठूं और कुछ ना करूं, और बस घर में बैठ के वो, मुझे ये था कि ये कुछ शायद लड़कियों को चाहते हैं कि ये कोई फूल बूटे बनाए, और वो जो नहीं होती है, उसमें किसी में शायद बंद कर रहे हैं मुझे धोखे से। हम्म, तो अ, लेकिन फिर वो मुझे समझ आई कि नहीं, वो मुझे कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो उनको तो बाहर से फोर्स समझ आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं आ रही। आपको तो ग्रेजुअली फिर रशिया जाने का जो, हाँ, जो रशिया जाने का हुआ मेरा, वो ये था कि क्या कहते हैं उसको, जब ये अ, आपको तो पता है, जब रशिया 90 में टूट गया और एक नई शक्ल बन गई, तो एक वो जो हमारे मुल्कों में जो उसका कम्युनिज्म का एक वो था डर, वो भी लोगों का उतर गया, ठीक है ना। हम्म, तो और उसकी बड़ी ताकत होने का भी, कि शायद ये कोई वहां पे कोई कम्युनिस्ट पैदा कर रहे हैं और उनको हम्म, बना रहे हैं, और बाहर से कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता, और दफा चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता तब, क्योंकि वो खुल गया था। तो हम्म, हाँ, हमारे ये है कि मेरे एक कजन थे, तो वो किसी कम्युनिज्म के जमाने में कभी रशिया में महल में साल एक रहे थे। तो उनके भी इस तरह फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ इंटरेक्शन था। फिर कुछ बुक्स थी घर में, लिटरेचर था रशियन। फिर कुछ जैसे आर्ट के मैगजीन्स आते थे। तो तब वो एक दफा 92 में शायद वो गए, हम्म, और वहां से वापस आए। तो जैसे जाके उन्होंने वहां पे जरा बात की कि भाई मेरी भी है एक कजन और वो आर्ट करना चाहती है। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उसको रशिया क्यों नहीं भेज देते। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे कैसे भेज दूं। तो
तो लेकिन उन्होंने मुझसे बात की तो ये भी पता लगा कि ज्यादा महंगा भी नहीं है अभी, ये भी था। और पता लगा कि जी भी रशिया में मॉस्को में एक बहुत बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है जो 1919 में एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, और उस वक्त बड़ा वो वहाँ पे मतलब मॉस्को में उसका शोर था। तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राई करना चाहती हो? मैंने कहा मैं चाहती तो हूँ, लेकिन फिर मुझे तकरीबन 1 साल लग गया अपने आप को इसमें लाने के लिए, सोचने के लिए और सारी प्रेपरेशन करने में कि कैसे जाऊंगी, फाइनेंसिस क्या होंगे, क्या मुझे सचमुच जाना है या मुझे करना भी है कि नहीं, क्योंकि जो इर्द गिर्द लोग देख रहे थे वो सब, मुझे याद है कि हमारे एक बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड थे, पेंटर थे इकबाल रशीद जहाँ लाहौर में, तो उनके हाँ मेरा बहुत आना जाना था, तो वो बहुत पेंट करते थे। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं रशिया जाना चाह रही हूँ मॉस्को, तो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एने कोई नहीं करना पेंट शेंट, एवं बस फ्रीडम के चक्कर में जाना चाह रही है। उनको ये था कि भाई यहाँ तो लोगों को मिल नहीं रही और इसको एक एस्केप का नजर आ गया। तो उस दौरान मैं यहाँ पे क्या कहते हैं अलहमरा में भी आर्ट क्लासेस में जा रही थी, तो तब एक टेस्ट होता था, फिर वो आपको लेते थे इस तरह करके। बहरहाल कुछ मेरा इंटरेक्शन था मुख्तलिफ, समझे कुछ आर्टिस्टों के काम देखने का भी था। फिर एक और यहाँ पे लाहौर में थे 2 साल पहले हमारे बड़े अच्छे उन्हीं के फ्रेंड थे अहमद जोए, वो भी एनसीएच से थे, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनका उनसे भी मिलने का इत्तेफाक हुआ। फिर कभी कभार ये बड़ी थी लाइफ में ख्वाहिश के कोई मुझे भी किसी को मैं आर्ट करता देखूं और मुझे भी कोई कुछ बताए कि भाई ये पेंसिल भी ठीक पकड़ी है कि नहीं, जैसे होता नहीं आपको कि रहता है कि नहीं, मतलब मैं तो खुद ही लगी हुई हूँ। या कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको उस तरह से मतलब वो इनकरेज नहीं करते जिस तरह से कि आपको एक अंदर समझे कि एक डिजायर, एक चुल होती है बंदे के मुझे भी कोई। तो कभी कभार मुझे याद है कि मेरी कोई स्टिल लाइफ की बड़ी अप्रिसिएशन होती थी कि देखो ना मिर्चें बड़ी अच्छी बनाई हैं, तो टीचर ने जाके क्लास को दिखाना कि ये देखो ये बड़ी अच्छी, इसने ये देखे ना ये मर्तबान कितना अच्छा बनाया है, या बुक बड़ी खूबसूरत बनाई है। तो मुझे मतलब यकीन नहीं आता था कि इसमें कुछ सच है। मैं कहती थी कि कभी तो मेरा काम पसंद ही नहीं आता, और क्योंकि फ्रीडम नहीं होती उस तरह से करने की। अब मैंने ये सोचा कि अब मैं रशिया में जाऊंगी तो सही, तो उसमें तो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, तो फिर मुझे ये था कि हाँ अगर मैं टेक्सटाइल में करूंगी मेरी तो जॉब की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो फिर तो दुनिया में कहीं भी जा सकती हूँ, तो मुझे तो काम मिल जाएगा। और ये तो सारी दुनिया में किसी भी कंट्री में हो आपको एक जॉब का, आपका फाइनेंसिस का क्राइसिस कभी नहीं होगा, इस तरह की चीजें। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे पता करके दें कि ये जो मॉस्को इंस्टीट्यूट है इसमें वो मतलब आर्ट भी कराते हैं या सिर्फ। मुझे ये था कि भाई बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग में तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल तो ज़रा खींच रहा था। तो जब मैं वहां गई और जाके पहले इंस्टीट्यूट देखा 94 में अगस्त में मुझे याद है, तो फिर बहुत सारी ज़ाहिर क्लासेस भी देखी, स्टूडेंट्स को काम करते हुए देखा, तो बहुत बड़े बड़े हॉल्स और इतने स्टूडेंट्स, और जो लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं वो भी स्टिल लाइफ भी कर रहे हैं, कंपोजिशन भी हो रही है, एनाटॉमी भी हो रही है। तो ज़ाहिर है वो इंस्पायरिंग तो बहुत था कि भाई वाह ये तो मतलब बहुत बड़ी दुनिया है। और फिर ये जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी थी इतनी बड़ी थी, इनके पास एक अपनी टेक्सटाइल मिल भी थी। अच्छा। उसमें जो लोग डायरेक्टर्स बन रहे थे या इंजीनियर्स बन रहे थे वो भी बेशुमार काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा। तो और मैं तो जाके समझे कि जैसे होता है कि फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में ऐसे एक बड़ा कि कैनवस जैसे मिल मैं गया। ओ यस, कि जैसे मैंने, जैसे आप किसी चीज में छलांग लगा देते हैं, जैसे होता ना कि बिल्कुल पानी की गर्मी हो और कहीं पानी मिल जाए तो आप उसमें जैसे जंप करते हो, बिल्कुल जंप करें। तो मैंने ऐसे ही समझे कि उसमें जंप कर दिया। और मुझे पहले 4 साल तो वहां पे कोई होश ही नहीं है कि भाई
क्या हो रहा है, बस करी जा रही हूँ। तो फिर जब टीचर्स से कुछ एप्रिसिएशन मिलने लग गई इसमें पेंटिंग में, तो हमारे एक टीचर थे पेंटिंग के, तो मुझे याद है मेरे पास आए और आके, तो मैंने हेडफोन्स लगाए हुए, तो वॉकमैन थी, मैंने यहाँ लगाई थी बेल्ट में, तो मुझे उन्होंने आके कहा कि अपने हेडफोन्स उतारो। मेरा तो बुरा हाल हो गया, मैंने कहा हाय कुछ गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने वो हेडफोन उतार के तो अपने कानों पे लगाया, तो मुझे कहते हैं कि तुम तो रेडियो मॉस्को रेडियो सुन रही हो? मैंने कहा जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने समझा कि तुम शायद कोई इंडियन म्यूजिक हाँ लगा के इसमें तो पेंट करती हूँ। उनका ख्याल था कि ये जो पेंट कर रही है तो उनको उसमें शायद कुछ नजर आया, तो मैंने कहा जी नहीं, ये इंडियन म्यूजिक नहीं है। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ भी करेक्ट हो गई हूँ कि मैंने वो नहीं लगाया हुआ और मैं पकड़ी नहीं गई हूँ, ठीक है। मॉस्को रेडियो ही सुन रही हूँ। हाँ तो फिर मुझे उन्होंने वहीं पे फौरन पूछा कि भाई जब से मॉस्को आई हो तब से पेंट कर रही हो या पहले से करती हो? तो मैंने कहा नहीं, पेंट तो मैं करती थी। तो मुझे उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई काम है? तो मैंने कहा काम तो नहीं, लेकिन मैं आने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स लाई थी जिनकी बेस के ऊपर मैंने यूनिवर्सिटी में उनको दिखाया कि भाई ये कुछ मेरा काम, फोटोग्राफ्स लाई हूँ कि भाई ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने मेरा काम उठाया और जाके तो सामने वॉल पे रख दिया। वाह। तो मुझे फिर कहते हैं क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा कि मतलब मैं तो अपना काम ही करना चाहती हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा क्योंकि जाहिर है वहां पे वो जब आप वो जितनी भी एक्सरसाइजेस कराते थे उसमें था कि एक आप वाइट यूज नहीं कर सकते थे और एक ब्लैक नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई कल से कोई वो है रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो तुम फ्रीली पेंट करो। और यूनिवर्सिटी में उसमें हमारे मुझे याद है कि 7 फ्लोर्स थे, तो उन्होंने कहा किसी भी हॉल में तुम चली जाओ किसी भी ग्रुप के साथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जिसके साथ तुम्हें जहां अच्छा लगे, फिगर अच्छा लगे, स्टिल लाइफ अच्छी लगे, एनाटॉमी अच्छी लगे, तो तुम वहां पे जाके फ्रीली पेंट कर सकती हो। अच्छा। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हो गया? क्या हो गया। हाँ। तो उनके जाने के बाद लड़कियों ने आके मुझे कहा कि देखो ना देखो, पहले भी एक दो दफा ऐसे हुआ था कि उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिस्ट है, तो मुझे लगे कि शायद ये लोग मुझे मजाक कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा देखा ना हम तुम्हें कहते थे। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फिर भी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो तब मेरे ज़हन में आया कि हाँ अब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो जाके मैं वही जो मतलब इकबाल रशीद थे, तो मैंने कहा कि उनको दिखाऊंगी अपना काम, अहमद जोई को दिखाऊंगी, तो उनसे पूछूंगी कि क्या सचमुच में कुछ काम कर रही हूँ या मैं कुछ मतलब मैं सीख ऐसी पाई हूँ जी। हाँ। तो फिर मैं काम लेके आई, फिर मुझे ये भी था, उनको मैंने काम दिखाया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि सॉरी हम तो तुम्हें ये कह रहे थे कि तुम जाओगी तो कुछ नहीं करोगी। तो अच्छा, यहाँ से मैंने कहा नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये है कि तो अच्छा मैंने आप कहा ये बताइए कि रशियन स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो क्यों आपने समझा कि वो, या जो आपका एक्सपीरियंस है, जो मैं आपसे गपशप लगा के मुझे पहले भी अंदाजा हुआ कि किस तरह से वो आर्ट जो है जिसने उसने आपको ग्रिप में ले लिया, आपने आपके ऊपर उसका सहर तारी हो गया, कैसे? हाँ, एक्चुअली ये है कि जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको कराते हैं उसमें पेंसिल, इंक, मतलब कोई मीडियम ऐसा नहीं कि जो जिसके ऊपर जिसमें आप काम नहीं करते, ठीक है ना। पेंसिल है, इंक है, मार्कर्स हैं, ब्रशेस हैं, वाटर कलर्स हैं। वाटर कलर तो समझे कि आप इस तरह करते हैं कि बस कि जैसे बस बारिश ही हो जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा ये है कि आपके वहां पे पोस्टर कलर्स, ऑयल यूनिवर्सिटी के अंदर 5th ईयर तक बिल्कुल यूज नहीं होता। अच्छा। नहीं, ठीक है,
क्योंकि वो जाहिर है एक प्रोसेस है जिसमें आपने आज एक सीटिंग की है तो कल भी जाके वो करेंगे। लेकिन वहां तो ये सिस्टम नहीं था कि आपने एक ही समझे कि 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास में अगर आपने टोटल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप्स में, कलर्स में, ठीक है ना, आपने डल में करनी है, डार्क में, लाइट में, ब्राइट में, ठीक है, और फिर उसमें से आपने 4 स्टडीज करके छोटी, तो फिर वो आपको एक बताते थे कि हाँ ये वाला जो मतलब आपने ग्रुप जिसमें आपकी बेस्ट स्टडी जा रही है इसमें, तो ये वाला आप लार्ज में करें, फुल शीट पे आप करके आपने उन घंटों में वहां से निकलना, तो वापस जाके आपने उसको कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आप अपने बिल्कुल नए मतलब मटेरियल के साथ आएंगे और जितना छूट गया वो वहां पे छूट गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है बाकी ये था कि डिस्कवर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है वो, ये जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपको ड्रिल करते थे ब्रेन में कहीं के जहाँ कहीं डॉट से एक्सरसाइजेस स्टार्ट करा रहे हैं और फिर एक्सरसाइजेस पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और फिर थीम्स चेंज हो रहे हैं और फिर यह है कि उसमें फिगर्स भी हैं, एनाटॉमी भी बड़े खौफनाक तरीके से आपकी हो रही है और इतनी चीजें आपको कराते थे कि आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि भाई मैंने कहाँ खड़े होना है। तो आप सब चीजों को एक इक्वली ट्रीट कर रहे होते थे कि शायद यहाँ कुछ, और फिर ये है कि आप, अगर मुझे याद है कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि आप इंस्टीट्यूट से वापस आ गए हैं तो आप शाम आपके पास फ्री है। मुझे याद है कि मैं सुबह 3:30 बजे तक काम कि जो उन्होंने एक्सरसाइजेस घर में करने के लिए दी होती थी, डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल में, टेक्सचर में, तो वो भी तो सारी करनी थी। तो वो कर करके तो आप समझें कि जो सोते वक्त आपने आखिरी किए हैं काम, तो नेक्स्ट डे जब टीचर के पास जो शुरू में आपने जिनसे आपने स्टार्ट किया ना, बड़ी एफर्ट की है, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? और ये वाले जो है ये बेस्ट है। तो वो एक आप अपने आप को डिस्कवर करते हो, क्योंकि तब मुझे याद है कि मैं मतलब प्री हिस्टोरिक डिजाइन्स, जो स्टोन एज के डिजाइन्स हैं, अच्छा, वो आप उनसे अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हो, तो आप सोचते हो कि अच्छा ये इन्होंने ड्रिल करके निकालनी है, इसका मतलब है कि ये क्योंकि हमारी मेमोरी में कहीं पीछे रह गई, कहीं पड़े हुए हैं, स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, पैटर्न्स जो भी हैं जो आपने अच्छा डिजाइनिंग पैटर्न्स, हाँ जो पैटर्न्स आपने, तो रशियन डिजाइनिंग में पेंटिंग का किस तरह से आपने उसको डिस्कवर किया? बेसिकली जो क्या कहते हैं उसको फोर्स, जो क्योंकि वहां आप जब जाते हैं तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सारे इन अ वे क्वालिफाइड होते हैं। ऐसे तो कम ही होता है कि बिल्कुल लोग ABC से सीख रहे हो। तो आपको लगता है कि आप जाके जिन स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू करते हो तो वो तो थ्रू उनकी एक समझे क्लास प्रेप से ही एक उनकी समझे ट्रेनिंग होती है, और फिर इंस्टीट्यूट्स में आने के लिए तो वो लोग एक्स्ट्रा स्कूलिंग कोर्सेज मुझे याद है करके आए हुए थे, समर स्कूल्स पता नहीं कितने करके आए हुए थे। तो बिल्कुल एक और ही लेवल से आपको मतलब आपको जो स्टार्टिंग है वो और लेवल से आपको उठाते हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी फिर गोगी जी, आपको फिर कितनी मेहनत, आप क्या समझती हैं आपके अंदर तो मेहनत इन द सेंस कि जैसे हाँ, मुझे इस सेंस में मेहनत के मतलब मैं अगर यहाँ पे बहुत और साल भी रहती तो इतना ज्यादा काम कर नहीं पाती जो वहां पे मुझे चांस मिल गया। मतलब यहाँ तो हमें एक रिदम सिखाया जाता था ना कि एक पेंटिंग है तो 4 घंटे, और या लोग उसके ऊपर एक ही हफ्ते भी एक पेंटिंग पे बैठे रहते हैं, ठीक है, कि वो देखा, लगाया, थीम, कलर सोचे, और वो आपको एक्सरसाइज इतनी कराते हैं कि आप उसमें बिल्कुल आपको लगा होता है कि जैसे मैं अब अपने काम में आ गया हूँ। और फिर डिफरेंट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करा के लेके कराते हैं, और हर बंदा एक अपना ही समझे कि वो
मेथड, अपना ही सब्जेक्ट लेके तो आपको आता है और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, कि आपको ये नहीं लगता कि अब मैं क्योंकि फैशन डिजाइनिंग है या टेक्सटाइल है तो उसमें एक ही चीज करता जा रहा है। आपको ये लगता है कि हाँ कि आर्ट में कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो ये मुझसे करा नहीं रहे। हाँ, हर चीज को आपने समझा। अच्छा, ये रशिया में तो आप देखें इतना रिच एनवायरनमेंट में आपने हर चीज को ट्राई किया, समझा, जो बेसिकली वहां पे तो आर्ट ही आर्ट था। तो वहां से जब आप आ जाती हैं इटली में, वो कैसे? क्योंकि इटालियन आर्ट इज टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो, जब जो कि आप अभी रशिया का जो बता रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये कैसे होगा? मैं एक्चुअली मॉस्को तो कभी ना छोड़ती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम की वजह से और बहुत ज्यादा क्योंकि ठंड और बंद खिड़कियों के अंदर ज्यादा काम करते हैं और हीटिंग सारा, तो उसमें मैं एस्थमेटिक हो गई। तो मैं फिर पाकिस्तान आई, तो यहाँ पे आके अपने चेकअप्स कराए, सारा कुछ। इटली रशिया में भी मेरा ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल की छुट्टी ले लें और किसी गर्म मुल्क में चले जाएं। ओके। तो मैं उस वक्त उस स्टेज के ऊपर उसको बीच में छोड़ना या 1 साल के लिए वापस पाकिस्तान आना और फिर जाना, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं किसी गर्म मुल्क में ही चली जाती। ठीक, तो फिर मैंने वो पता नहीं कैसे इट वाज ये डेस्टिन्ड। सोचा कि आप इटली पहुंच गए। मुझे नेट पे देखा। नहीं, मैंने ये सोचा कि अगर मुझे किसी गर्म कंट्री में जाना है तो फिर मेरे पास क्या चॉइस है। तो मुझे उसमें लगा कि जाहिर है, मैंने फौरन सोचा कि कोई मेडिटेरेनियन कंट्री हो तो उसमें जा सकती हूँ तो फिर मैंने फ्लोरेंस जाने का डिसाइड किया और कुछ यूनिवर्सिटीज देखी और 97 में 98 में ही गर्मियों की छुट्टियों में मैं फिर फ्लोरेंस गई और जाके तो कुछ इंस्टीट्यूट्स देख के आई और पता किया कि भाई मेरी अगर माइग्रेशन हो सकती है यहाँ से वहाँ, तो फिर समझे कि मैं जब फ्लोरेंस गई और फ्लोरेंस से तो फिर सब कुछ नजर आना बंद हो गया। तो फिर कैसे वहां पे? तो फिर आप मतलब फ्लोरेंस कहाँ, मॉस्को कहाँ, फ्लोरेंस में आ जाती हैं? फ्लोरेंस में क्या सिलसिला? तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि वहाँ वो फ्लोरेंस का तो मतलब फ्लोरेंस तो है, मतलब मॉस्को तो एक और तरह से उसकी ब्यूटी है, बड़ा है, खुला है, स्पेस है और जो है मतलब पुराना रशिया भी बहुत ज्यादा, मतलब उसमें खुली सड़कें और तरह की बिल्डिंग्स और तरह का आर्किटेक्चर। तो इटली में बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल और ही आर्किटेक्चर और ही जगहें, वो जगह जो आपने कभी समझे कि बुक्स में और मूवीज में देखी और सोची होती है, तो बिल्कुल वो वाली जगह। तो फिर तो समझे कि मुझे याद है कि मैंने ये बड़ा ऐसे कर करके कहती थी कि बस या अल्लाह, बस अब मैं फ्लोरेंस चली जाऊं, बस मैं फ्लोरेंस चली जाऊं। तो तब हर चीज इम्पॉसिबल भी लग रही होती है, तो किसी तरह ये पॉसिबल हो जाए कि मैं यहाँ आ जाऊं। तो जब मॉस्को में मैंने आके उनको अपने स्कूल में कहा कि भाई मैं तो माइग्रेशन के लिए जा रही हूँ अब, तो मुझे याद है कि उनका बड़ा दिल था कि नहीं, ये पाकिस्तानी है तो हमारे पास कंप्लीट करके जाए। और मेरे टीचर्स भी बड़े एकदम ऑफ हो गए कि नहीं, यहीं रहो। अच्छा, एक और बड़ी बात थी कि मैं सोच रही थी कि मैं क्योंकि अब फ्लोरेंस जा रही हूँ तो रशिया से एक बेहतर जगह पे जा रही हूँ। सही परसेप्शन आपका ये था, रियलिटी जाके कुछ और हो गई। लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एज वेल, आई थिंक। हाँ, क्योंकि वहां तो आर्ट एक बिजनेस है, फैशन भी एक बिजनेस है।
एग्जैक्टली। और ये सब चीजें तो वहां पे समझे डिप्लोम जो है वो तो लग रहा है कि मुख्तलिफ जगह से लोग आए हुए हैं कि भाई हम तो फ्लोरेंस में पढ़ रहे हैं और एक पूरी हवा में जैसे लोग पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं चीजें। तो मैं तो इतना इंटेंस काम करके आई थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे सिवाय इसके कि मुझे ये था कि हाय अब मुझे इटालियन भी सीखनी पड़ेगी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं अब नहीं सीखूंगी मैं, क्योंकि रशियन के बाद कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर वहां पे जब आप सुनते हैं लोगों को जिस तरह उनका बातचीत का अंदाज है तो आपको फौरन ही बड़ी कोई क्यूरोसिटी होती है कि भाई ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज का आना, तो ये तो सीखनी ही पड़ेगी। और तब तो बहुत कम लोग, मुझे याद है कि बहुत ही स्पेशली फॉरेनर्स तो होते ही हैं, मुख्तलिफ जगहों से तो लोग आए ही होते हैं, लेकिन जो इटालियन है वो तो मोस्टली या तो वो जो दूसरी जुबान बोलते हैं वो फ्रेंच है और या फिर ये है कि वो मतलब जर्मन है। तो इंग्लिश का तो समझे कि अब उनके लिए एक समझे कि एज अ फैशन जी 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 बिल्कुल वो लोग बोलना शुरू हाँ, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। फ्रेंच या जर्मन दो लैंग्वेजेस ज्यादा चलती हैं। तो फिर इटालियन लैंग्वेज का जो मैजिक है, हाँ। और फिर एक ये भी है ना कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको रहने का चांस मिलता है, तो आपको लगता है कि आप बहुत हैंडीकैप आपको फील होता है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज नहीं आपको। एग्जैक्टली। तो ज्यादा बुक्स भी उसी जुबान में होती हैं, बिल्कुल आप सही। सारा लिटरेचर भी। तो मुझे याद है कि जब बुक्स की दुकान में जाती थी तो बस ऑलमोस्ट गालियां ही दे देती थी, वो इतनी बुक्स हैं और मतलब ये है कि मुझे तो ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो लेकिन क्योंकि रशिया में तो वो आपको सिखाते हैं ना कि आपको वो पहला पूरा साल साथ आपको रशियन पढ़नी पड़ती है। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपकी लैंग्वेज की क्लास हमेशा होगी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन इटली में तो ये नहीं था, वो तो आपके ऊपर है, भी आपने करनी है तो करो, नहीं तो टीचर के पास जाओ तो आपको इंग्लिश में नोट्स दे देगा, भाई ये लो नोट्स है तुम्हारे और जाके तो तुम कर लो। सही। तो फिर मतलब ये है कि फिर आप वहां पे जाके जो इटालियन आर्ट देखते हैं जी सॉरी, तो वो ज़रा वो भी एक बड़ा एक नया बिल्कुल मैजिक है। देखिए ना, जहाँ आपने सिर्फ चंद नाम ही सुने होते हैं और इतने इतने बड़े नाम, ठीक है ना, ठीक है, तो आप सोचते हैं जी लियोनार्डो डा विंची है, आपको पता चलता है जी ये फ्लोरेंस के पास ही तो वो है, तो वहां से है, और माइकलएंजेलो तो रोम में है, और ठीक है, और बाकी सारे आपको जो पेंटर्स हैं, फिर बाकी दुनिया का आर्ट भी उनके पास है, लेकिन उनका जो अपना खास जो फ्लोरेंस का आर्ट है वो उनके पास है। रोम में जाओ तो वहां पे उनका आर्ट है और पुराना रोमन आर्ट है। और फिर जो ये बात मुझे जाके समझ आई कि हम जिन बड़े बड़े आर्टिस्टों से बड़े वो फैसिनेट होते थे, उनके पास तो वहां जाके तो और भी बड़े आर्टिस्ट थे, और जो उनका पुराना अपना रोमन आर्ट है वो तो उसको बड़ा असल में बड़ा आर्ट तो वो उसको समझते हैं। तो आप वहां से फ्लोरेंस से फिर आप आ गई रोम में, वो अब देखें आप ट्रैवल कर रही हैं। मैंने एक्चुअली तब तक तो फ्लोरेंस में मैंने जाके, हाँ, रोम फ्लोरेंस में तो ये था कि भाई मैंने पढ़ा, मैं रही तो फ्लोरेंस, जब आप एक जगह के फ्लोरेंस जैसे सिटी में 5 साल रहते हैं तो आप फिर सिटीज के मिजाज, वो नॉर्थ और साउथ समझ जाते, हालांकि रोम भी सेंटर में है तो वो भी आप समझते हैं। फिर आपको लगता है कि रोम एक बड़ा सिटी है और ये है कि ऊपर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मिजाज बिल्कुल और तरह के होते हैं और छोटे सिटीज थोड़े और तरह के होते हैं, वो फिर ज्यादा आपको टूरिस्टिक ही लगने लग जाते हैं कि भाई ये तो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये है कि आप काम करें और जगह ढूंढें। मुझे ये था कि फ्लोरेंस से निकल के तो मैं शायद कोई क्रिएटिव के पास स्टूडियोज होंगे वहां चली जाऊंगी, ठीक है। आप डिजाइनर्स के पास भी सोचते थे कि क्रिएटिव स्टूडियोज होंगे, तो वहां पे जाके तो समझे कि वो तो जिस तरह इसको ईस्ट वेस्ट को
अलहदा कर देते हैं, यूरोपियन अलहदा हो जाते हैं, हम तो सारे ओरिएंटल होते हैं, तो फिर जो हमारा ओरिएंटल नॉलेज होता है वो उससे बड़े वो होते हैं, और वो तो आर्ट को बांटते हैं कि भाई ये यूरोपियन आर्ट है और हाँ, सही। तो हमारी तो यहाँ पे इस तरह की कोई वो उस तरह से ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग तो उस तरह की नहीं होती। नहीं तो बड़े ही मतलब मुझे याद है कि जब मैं रशिया गई थी तब तक, या स्कूल लाइफ में अगर मुझे जिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मैं बड़ी फैसिनेट थी तो वो अब्दुल रहमान चुगताई थे, लेकिन ये समझ के नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। बस उनका ही कोई चीज मिल जानी तो रिप्रोड्यूस करने बैठ जाना और कहना कि भाई ये करके देखनी है, ये तो कमाल है, और उससे बड़ी एक बड़ा फैसिनेट होना। तो फिर कहीं मुझे एक दो दफा रशिया जाने से पहले ये भी लगा कि शायद मैं चली जाऊं इंडिया पढ़ने के लिए, ठीक है कि भाई जाना ही है, अब चांस मिल ही रहा है, रागदा बन ही गया है, तो चलिए शांति निकेतन जाने का भी सोचा। फिर मैं आपको सही बताऊं, मैं सेम सोसाइटी से बड़ा डर गई। मैंने कहा कि मुझे बाहर निकलना ही है तो वो सेम सोसाइटी है, एग्जैक्टली, तो वो पूरा अकेले रहने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, तो वो फिर वहां पे जाके फिर जब मैं इनके साथ काम भी करती थी, डिजाइनर्स के साथ भी, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट होता था कि ये काम करके दे कलर्स कॉम्बिनेशंस में, और ये जी जनाब जो हैं इनका जो ओरिएंटल डिजाइन्स हैं, मतलब जो फूल बूटे हैं, वो इन चीजों में बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये इनके पास बड़ा ही एक रिच वो है, तो ये वो निकाल के हमें दें। तो हमें होता था कि भाई हमें ये मार्केट में डालें। हाँ, तो आपने किन डिजाइनर्स के साथ काम किया उधर फ्लोरेंस में? मैंने एक्चुअली फ्लोरेंस में तो स्टेफन और रिची हैं जो जेंट्स के लिए बनाते हैं, और बहुत महंगे, मतलब वो है उनके क्या कहते हैं, उनके सारे जो मतलब वो हैं कपड़े हैं बहुत महंगे हैं, बल्कि उनके कई सालों तक रिपेयर भी होते हैं, जैसे कफ बटन्स एंड कॉलर्स, एक्सेसरीज वगैरह उनके साथ काम किया फिर। हाँ, और फिर उनके साथ काम में मैंने जो डीलिंग की वो थे जो रशिया से उनके टेलर्स आते थे, क्योंकि उस टाइम में वो रशिया में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज बना रहे थे, और चाहते थे कि हैंडमेड जो उनकी चीजें हैं, क्योंकि उस जमाने में तो मॉस्को में वहां पे बड़े शहरों में बहुत रवाज था कि बड़ी बड़ी बुटीक्स बन रही थी, बड़े बड़े डिजाइनर्स जा रहे थे, बहुत बड़ी मार्केट थी। तो उनके साथ भी मैं उनके टेलर्स को जो रशियन थे उनको लेके जाती थी, मतलब मुख्तलिफ शहरों में, जैसे कि बोलोनिया में उनकी वो थी, उनकी अपनी वो फैक्ट्रीज थी, तो वो वहां पे उनको समझाना कि भाई कौन से टांके में हुआ है, अंदर क्या काम हुआ है, ये हैंड स्टिच है तो कौन सा कपड़ा लग गया है, और बटन कौन से हैं, और मतलब इस तरह की भी सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करती थी। आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं जब वो काम करने के बाद शाम को वापस आती थी तो मैं दुनिया की कोई जुबान नहीं बोल सकती। मुझे लगता था क्योंकि कभी कभी आप इंग्लिश में जंप करते थे, कभी रशियन में, कभी इटालियन में, और घर आना फैमिली से किसी का फोन आ गया तो मैं कहती थी केड़ी जुबान च गल करा, कोई समझ नहीं आ रही। तो लेकिन ये कि वो एक्सपीरियंस बड़े जानदार थे, एक्सपीरियंसेस मतलब बड़े जानदार थे वो। फिर मुझे लगा कि अब मैं इसमें तो यहाँ पे तो एक डिजाइनर से दूसरे डिजाइनर, और फिर जितने बड़े डिजाइनर के पास जाएं आप उतने ही छोटे ऑफिस में एक छोटे डेस्क तक आपको कर देते हैं। ये लंदन में भी बहुत हाल है, छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे हिसाब के। सही है। हाँ, तो मुझे तो सूरी पड़ गई, क्योंकि मेरी फ्लोरेंस में भी एग्जीबिशन हो चुकी थी, कुछ साउथ इटली में भी मेरी हो चुकी थी, जैसे वहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, पेस की एक जगह है, तारांतो एक जगह है, वहाँ पे कैसल में हुई थी, और मुझे तो अब अपने आर्ट को भी बचाना था, तो क्योंकि इटालियंस तो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि भाई ये अगर इसी में जॉब्स में ही चली गई और इसी डेस्क पे बैठ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सोचने लग गई कि भाई ये तो
बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हम्म, कि भाई सुबह से शाम तक निकलो, 5 बजे 6 बजे घर पहुंचो, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मतलब मैं फिर भी पेंटिंग तो क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि जिसका मुझे मतलब वो इतना उसके ऊपर चेक रखना नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं खुद ही उसमें मतलब थोड़ा जैसे ही टाइम मिला तो उसमें जंप हाँ, कर जाती। वो आपका एक फर्स्ट पैशन, फर्स्ट लव होता है, वो बंदा उसमें कुछ ना कुछ करता ही रहता है अपने शौक की वजह करता से। रहता है। हाँ। लेकिन फिर मुझे तब ये समझ आ गई कि अगर मैं यहाँ इतने साल जॉब करूंगी और इतने ही साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, ऐसे महीने सालों में चले जाएंगे, तो मतलब ये तो मेरे किसी काम का नहीं। हम्म, तो अब वहां पे लोगों को बड़ा होता है कि भाई डिफरेंट डिजाइनर्स के पास काम करेंगे, वो गुची के पास चांस मिल रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मुझे होता ये कि गुची के पास चांस मिल गया, तो लगा कि डेस्क, छोटे से डेस्क के ऊपर इस कमरे में सुबह से शाम तक सिल्क डिपार्टमेंट में, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। है। ठीक है, तो फिर फिर मैंने, आप रोम जैसे चली, होता है ना है कि ना, आपने सोचा रोम हाँ का। ओके। बिल्कुल, मैंने फिर ऑल्टरनेटिव्स लाइफ में ट्राई करने का सोचा कि नहीं, मुझे ठीक है। और चीजें देखनी है, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम्म, तो फिर मैं वहां से ही रोम से फ्लोरेंस से ही स्टार्ट कर चुकी थी साथ अपना एक्सेसरीज का साइड, मतलब समझे साइड पे जैसे काम नहीं होता कि बैग्स एंड अच्छा, थिंग्स, ठीक है, ठीक बैग्स है। और ये और वो, और इस तरह की चीजें मैं क्रिएट करने लग गई हुई थी, और रोम उनको भिजवा रही थी समझे के मार्केट में, तो वो हम्म, बिक रहे थे। तो फिर मैंने रोम विजिट किया, तो देखा, घूमा, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे लोग भी थे जो समझे कि रॉ मटेरियल में काम कर रहे थे, तो ओके। मुझे लगा कि वहां पे तो और चांस भी है। हम्म, तो फिर मैं वहां से आ गई यहाँ पे रोम। तो ठीक। क्योंकि अब मेरी सब फ्रेंड्स और सब अपना जो समझे कि जो हल्का था सारा फ्रेंड्स का, वो तो सारा मेरा फ्लोरेंस में छूट गया। हम्म, तो रोम में आके फिर जो समझे कि मैंने काम के थ्रू ही फिर हर चीज को देखा, ठीक। मतलब वहाँ की मार्केट को भी काम के थ्रू देखा, और वहीं पे फिर मुझे चांस मिल गया। ये टोनिनो लैम्बोर्गिनी जो है वो फेरुचो लैम्बोर्गिनी, जो हम्म, लैम्बोर्गिनी ब्रांड के समझे हैं, जो बाप है, उनके हाँ, बेटे थे, अच्छा। तो उनके साथ काम करने का चांस मिल गया। तो वो भी एक्सेसरीज में काम करते हम्म, हम्म, हैं। तो वहां भी फिर जब जाना, तो वो सब लोग बस लैंग्वेज ही, इसको तो बड़ी लैंग्वेजेस आती हैं। और अब मुझे ये कि कोई स्टूडियो मिल जाए क्रिएटिव, मतलब वो तो मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो सारा उसको बना चुके हैं अब। क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट के लिए एक मार्केट बना चुके हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म, हाँ, लेकिन फिर मुझे वहां पे कुछ चांस मिल गया कि भाई मैंने अपने मटेरियल के साथ, जो समझे कि सेंट्रल एशिया से बहुत मटेरियल आता था वहां पे, अच्छा। बीड्स और क्या कहते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और बहुत सारा कपड़ा और इस तरह का, अफगानिस्तान से बहुत चीजें आती थी, और सारी ज्वेलरी, और फिर अच्छा, मैंने आपने उसके अंदर आपने समझे कि सॉरी टू कट यू, आपने जो थोड़ा सा नाजरीन को बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, कि आपने जो बीड्स, जो स्टोन्स में जो ज्वेलरी का काम किया है, मार्वलस काम किया है, उसके बारे में बताएं आपके। वो एक्चुअली वो, हाँ मैं उसमें एक्चुअली मैं इस तरह से आ गई कि मैं जब 2008 में मेरी बेटी पैदा हुई, हम्म, तो अब मुझे ये था कि मैं ऐसा काम करूं कि जो मैं मतलब घर में कर सकूं, और इसकी प्रेजेंस में, मतलब मेरी फिजिकल प्रेजेंस भी हो और कुछ काम भी हो। तो उसमें पता नहीं कैसे मेरे हाल में वहां पे, क्योंकि मार्केट थी बहुत बड़ी और होलसेल की बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहां मैं रोज जाती थी, एक दुकान से निकल के दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और फिर वहीं पे अपना जो सामान जो है बना के तो टैलेंट्स को दे रही थी कि भाई यहाँ पे रखो, यहाँ पे हाँ, बेचो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे बेचो। तो फिर वहां पे फिर डिफरेंट कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बन गए, वहां की लेफ्ट की औरतों से भी बन गए। हम्म, तो फिर वो समझे कि उसमें उनके साथ भी कुछ काम करने लग गई। फिर वहां पे पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस का चांस मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ज्वेलरी भी कर रही हूँ, हम्म, तो उन्होंने कहा कि वो भी करो, हमारे पास एग्जिबिट करो। हम्म,
और फिर बच्चे के साथ मेरी जो है ना पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि मैं उसमें फिर काम भी कर रही हूँ, और क्या कहते हैं उसको, फौरन ही वो क्या कहते हैं कि मेरी जॉब भी हो गई, मेरा घर भी हो गया, मेरा काम भी हो गया, तो सारी चीजें जैसे एक पॉसिबिलिटी मदरहुड भी साथ साथ चल जैसे रही है, होती है। थोड़ी हो गया सारा कुछ। ओ यस, क्योंकि वो तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया ना कि जैसे अब ऐसी कोई चीज मैं नहीं करूंगी जिसमें ये नहीं हो। नहीं, वो ठीक तो अंदर से खुद ही एक चीज होती है। आना शुरू हो गई कि भाई अब ऐसे ही होना है कि लाइफ में जो भी करना है तो उसमें ऐसे ही। जब मैं मतलब 2013 में पाकिस्तान आई, तो क्योंकि वहां तो सारा आपको पता है इटली में मीडियम तो सारा जो है वो इटालियन मीडियम है। और फिर बच्चा कुछ छोटी एज में जब पाकिस्तान से होके जाता है तो नानी दादी अपना हाँ, वो हम अपने रिलेशनशिप्स, रिश्ते, ये चीजें जो यस, हमारा कल्चर है, वो कहना शुरू हो जाता है कि मेरी फैमिली वहां पे है। और मुझे याद है एक दफा मैं लंदन कुछ दिनों रह के तो वापस आई, तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा बहुत छोटी थी, 4 साल की होगी, 3 की, तो उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान में ऐसे रहें जैसे इटली वाले घर में हैं और फिर यहाँ पे ऐसे आया करें। तो फिर एक दफा मुझे याद है कि एक बुक में एक मैं ड्राइंग देख रही थी, तो उसमें जैसे आप ट्री दिखाते हैं, बच्चे से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसी ही बातों में मैंने उसको कह दिया कि भाई प्री स्कूल तो वो जाना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा कि ये जो नीचे हैं, उसने कहा ये रूट्स हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी रूट्स कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरी रूट्स तो पाकिस्तान में है। तो समझे कि जैसे मेरे अंदर कुछ हिलना शुरू हो गया। तो मैं फिर उससे पूछना कि उसने मुझे कहना कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। ठीक। तो वरना आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वाकई कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन फ्यूचर पाकिस्तान चली जाऊंगी या मुझे वहां रहना है। लेकिन आपको पता है कि जब एक नई आप अपने आप को जब दोबारा अपने बच्चे में देखने लगते हैं तो चीजें बिल्कुल 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 सही। मैं सब कई तरह से रिवर्स हो जाती है। हाँ, हो जाती। तो मुझे लगा कि अभी तो ये रेडी है और जाना चाह रही है, तो यहाँ पे मीडियम भी सारा इंग्लिश वो है, इटालियन है। और वहाँ पे जो स्कूल्स के हालात हो रहे थे, फिर मेरे बच्चे भी इटालियन, तो समझे कि वो एक बन गया। तो मैंने फिर ये 3 साल की थी तो मैंने सोचना शुरू किया, और फिर 5 साल की थी तो फिर मैं इसको लेके आई। तो फिर क्योंकि यहाँ पे आके देखा, और तो बच्चे तो यहाँ पे 5 साल का बच्चा तो अच्छा भला पढ़ने लिखने लग जाता है, तो वहां तो 5 साल का बच्चा तो 5 तक 1 to 5 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि वहां तो स्कूलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल है। बात चीजों में तो यहाँ से बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे को एक और दुनिया से या हमारे प्लेनेट से या, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि नहीं ये मुझे ट्राई करना ही करना है। तो फिर मैंने समझे 2013 में जाने का डिसाइड किया। फिर वहां से मैंने कोई माइंड नहीं बनाया कि फलां स्कूल में जाएगी ऐसे करेगी, बस एक समझे तब आपको तो ये था कि अगर आपने जाना है वापस तो शुरू कहाँ से करेंगे। तो अब इटली में ये है कि कुछ इटालियंस तो ये कह रहे थे कि मत वापस जाओ, मतलब उनको ये होता है ना कि आप उनकी सोसाइटी में बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं आप, और इंटरमिंगल हो प्रॉब्लम्स गए नहीं हैं, है, पार्ट ऑफ पार्सल बन गए सोसाइटी का, ऐसे ही ओ होता है। यस यस, हाँ कि भाई आप काम भी कर रहे हैं, पेंट भी कर रहे हैं, वो आपको मतलब ये है कि अब आपके चैनल्स भी बन गए हैं, बिक भी रहा है सारा कुछ। तो मुझे इन चीजों से वो नहीं था कि मतलब इन्हीं को करना है। फिर मुझे तो ये पड़ चुकी थी कि इसका बेटी को क्या करना है, मतलब इसको कैसे कुछ देना है। तो वो फिर मुझे लगा कि नहीं वो तो यहीं से मिल सकता है। तो मैंने कहा कि एक दफा चांस लेते हैं और वहीं से इसको, इसी की रूट से इसको, मतलब वो वहीं से इसको बड़ा करते हैं। सही, अपनी तो रूट फिर से समझे पाकिस्तान आके बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि मैं आपको शो में भी इसीलिए लेके आई हूँ। देखें, अब आपके पास नेशनैलिटी वहां है, छुट्टियों में आप वहां पे जाती आती हैं, और आपने अभी बेस अपनी बेटी के लिए अपनी रूट के साथ एक ताल्लुक रखने के लिए, क्योंकि वही बात है जैसे आप कह रही हैं कि कितना कुछ अचीव कर लिया, कितना कुछ
करने के बाद भी जब आप हाँ बनी, तो आपको अपना अक्स उसमें नजर आया कि जिस तरह से आपका बचपन, आपने वो मतलब कितनी ओ चीजें यस आपके अनकॉन्शियस बिल्कुल में हैं जो कि आपने पेंट की, कलर में लेके आई, आप लाइट में लेके आई, लैंडस्केप में, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल चीजों की बिल्कुल ऑब्जर्वेशन होती है। अब वहां पे ऐसे ही है, बिल्कुल अभी हम लोग इंग्लैंड में बैठे हुए, क्योंकि बिल्कुल देखिए मेरे बिल्कुल बच्चों की बर्थ जो है वो पाकिस्तान की है, तो मुझे ये इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे हमने यहाँ आके भी अपना एक कनेक्शन हमारा इतना हाँ स्ट्रॉन्ग रहा है कि हमने दोनों सोसाइटीज की बेस्ट चीजों को लिया है, मतलब मेरे बच्चों हाँ को। नहीं अब तो बहुत अब अब तो तो ये जो सोशल मीडिया भी बड़ा एक समझे एक खौफनाक कांटेक्ट है। जी सही कह रही हैं। अच्छा, तो सही बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये अभी अभी आप फिर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप आर्टिस्ट बनी हैं, तो एक आर्टिस्ट को, कोई भी आर्टिस्ट नए आने वाले हैं जो बनना चाह रहे हैं, अभी जो आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, आपका काम को, सारी आपकी जो, ये भी हम जो दिल की बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हाँ हैं, हाँ क्या कोई नया आने वाला आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनना चाहता, तो क्या वो बन सकता है, या वो क्राफ्ट को एक्वायर कर सकता है मेहनत से, या क्या टिप्स आप उनको देंगी? हाँ मैं एक्चुअली यहाँ भी इंटरेक्ट करती हूँ। जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं या जैसे अभी कुछ मेरे साथ एक लड़की ने काम किया है जो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में बैचलर्स किया है, तो मैंने उनको थोड़ा मतलब हेल्प आउट किया है और इस तरह करके मतलब स्टूडेंट्स से जो अभी हैं उनसे, और यहाँ पे मैं एग्जीबिशंस भी देखती हूँ, थीसिस भी देखती हूँ, ठीक हम्म है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम भी देखती हूँ, वो भी देखने को मिलता है। और यहाँ भी आपको पता है एक और तरह की मार्केट है हम्म पेंटिंग की। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अब सब दुनिया जैसे ग्लोबलाइजेशन में जो सबके साथ होने जा रहा है वो यहाँ भी होगा, हम्म क्योंकि लोग बहुत उसके डिस्पोजल पे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि काम बिके और ये बगैर सोचे कि भाई मुझे कहाँ जाना है। अगर एक स्टाइल या एक पेंटिंग या एक स्टाइल बिक गया तो उसी की रेपिटेशन में समझे कि जैसे छापना शुरू कर देते हैं, हाँ, ठीक है, फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी हाँ वो जैसे यहाँ भी बनता है। कर रहे हैं। हाँ ओ यस हाँ फोटोकॉपीज हाँ, निकलती हैं। फोटोकॉपीज। लेकिन तो क्या समझती हैं आप, आर्ट के लिए ये वाला रुझान ठीक है या नहीं? मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता, क्योंकि जो आपके अंदर एक कॉल होती है ना, हम्म, एक फोर्स होती है, हाँ, इनर कॉल, इनर कॉल। तो अगर आप सिर्फ एक आपने एक समझे कि क्राफ्ट्समैनशिप हासिल कर ली है तो आप उसी को लग गए हो, ठीक है, तो वो तो फिर यूरोप में भी दुनिया की हर सोसाइटी में मौजूद है। लेकिन जो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव और उसके पैरेलल चीजें मौजूद है जिनकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, हम्म, तो उनको छोड़ने की क्या जरूरत है, ठीक है, ट्रू। हम्म मतलब आपका जो अंदर जो एक ऑनेस्ट बीइंग है, जो आपका सेल्फ है, हम्म, जो जिसके गिर्द आप घूम रहे हैं या जो आपको घुमा रहा है, हाँ उसकी भी तो कुछ सुननी चाहिए, हाँ, उससे भी तो मुलाकात करनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो उसी का है। हम्म, अगर आप उसको ग्लोबलाइजेशन के हवाले कर देंगे तो फिर तो किसी भी चीज के हवाले कर दे तो वही रिजल्ट आने हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो जब इतनी चीजों से इतना आपने किया और किसी के हवाले नहीं किया अपने आप को हम्म, या सरेंडर नहीं किया, हम्म, ये नहीं कि ये कि आपका कोई ऐसा डिसीजन था कि भाई आपने नहीं करना, लेकिन आप नहीं कर पाए या जिस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस आप नहीं कर पाए, तो वो चीजें बेसिकली तो आपके एक्सप्रेशन से आपके काम से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने काम को मार्केट में दे देंगे और कहेंगे जी कि काम मैंने मार्केट में दे दिया है और अपने आप को मैंने बचा लिया है, हम्म, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई दो फर्क चीजें हैं, हम्म, साथ साथ ही है ना, हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये तो साथ साथ है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि
अपना एक अपने सेल्फ के साथ एक ऑनेस्टी रखते हुए अपने एक्सप्रेशन की तरफ एक क्या कहते हैं उसको, एक अटेम्प्ट कर पाना। ये तो एक अटेम्प्ट ही है ना जो हम कर रहे हैं। देखिए जी, मैं अगर एक अटेम्प्ट कर पा रही हूँ और इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है किसी भी तरह, ठीक है, और कोई भी चीज एफर्ट के बगैर तो नहीं बनेगी, सही, सेक्रीफाइसेस के बगैर भी नहीं बनेगी। ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो अब ये देखिए कि मैं अगर सारी जिंदगी भी ये ख्वाब देखा कि मेरे पास एक स्टूडियो हो, तो अब तो मेरे पास है ना, तो मेरी बेटी के पास है, उसको ये फिक्र नहीं है कि मैंने पेंट करना है या मैंने कुछ करना है। तो कई दफा होता है कि वो जाके दरवाजा बंद करके कहती है कि अम्मा अंदर ना आना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मतलब एक एक्सप्रेशन का एक समझे, एक सेल्फ उसका ये भी उसको मिल गया। और ऐसे ही मेरी माँ ने भी मुझे दिया, मेरी माँ ने भी एक स्पेस मुझे दी। एग्जैक्टली, और मैंने उसमें, या पता नहीं उसने मुझे दी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उसको लग रहा था कि इसको चाहिए। जैसे उसने अपनी तरफ से मेरे साथ कोई अटेम्प्ट की कि इसको मिल जाए, या उनको लगा कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही मुझे ये है कि इसको मिल जाए। आप वो जैसे आपने अपनी मदर से जो लिया, अब आप अपनी बेटी को वो दे रही हैं, लेकिन जो ऑनेस्टी है कि आप अपने उसके साथ, आप इनर सोल के साथ आप ऑनेस्ट होके वो काम करें, जो मैं कैरी कर रही हूँ। हाँ मतलब हम कुछ तो कैरी करते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही होता है कि मतलब हम या तो बिल्कुल इतने शैलो हो जाएंगे कुछ कैरी ही ना करें, लेकिन कुछ तो कैरी करते हैं। मैं कई दफा अपनी अम्मी को मजाक करती हूँ कि सब कुछ अच्छा तो आपका ही है, और वो तो मैंने आपसे ही लिया है, और बाकी जो मैंने कहा जो सारा बुरा है वो मेरा है, वो मेरा अपना है। ये आपकी बिल्कुल। हमारे पास लास्ट फ्यू सेकंड है, बहुत मजा आया है रुबीना गोगी, और बातें करके टाइम का पता नहीं चला, और इतना मजा आया है कि दिल करता है, आर्ट तो एक ऐसे सब्जेक्ट है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू गिविंग सो मच कि आपने मुझे एक पॉसिबिलिटी दी, और इतने थोड़े वक्त में आपने मतलब मुझे कुछ कहने की क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी दी, और मुझे लगा कि जैसे मैंने भी इसमें आपको जाना है। थैंक यू। और आई होप के मतलब मुझे ऐसे लगा है, मतलब मेरी एक परसेप्शन है कि आपने भी मुझे जाना है। बिल्कुल, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब ऐसा कुछ निकल आए और पॉसिबल हो जाए। जिस तरह से आप अपनी इनर कॉल को जाती है ना, मैंने भी अपनी इनर कॉल के लिए गिमी टीवी बनाया था, और इसीलिए मेरे पास लोग भी सारे वही आ रहे हैं, दोज हु आर ट्रू टू देयर सेल्फ। तो यही बात है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मजा आया। और नाज़रीन, थैंक्स यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप के इस कोरोना वायरस के बाद भी लाइफ में कुछ और चीजें करने का चांस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। बड़े हेल्दी तरीके से हम इसमें से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक्स यू सो मच। थैंक यू, और वी आर रियली ग्रेटफुल। ठीक रहिएगा। जी, ओके, बाय बाय।